वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा एमपीपीएससी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए आयोग, और एमपीपीएससी ही नहीं बल्कि अन्य एग्ज़ामों के लिए जिसमें पॉलिटी का ये पोर्शन है आयोग कमीशंस। भारत में बहुत सारे कमीशन बने हैं। रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भारत में समय समय पर बहुत सारे आयोगों का गठन किया गया है। कुछ ऐसे आयोग हैं जो संविधान में भी निहित है, तो ऐसे हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में अलग से मेंशन है जो आयोग यूनिट 10 है। तो कुल मिलाकर 15-16 ऐसे कमीशंस हैं, आयोग हैं जिनका हम स्टडी करेंगे। ये क्लास हमारी बाइलिंगुअल रहेगी। कोशिश हम ये करेंगे कि लिखेंगे हम इंग्लिश में और बोलने का हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो हिंदी मीडियम छात्र हैं और हिंदी मीडियम के हमारे दर्शक हैं और अंग्रेजी मीडियम दोनों कवर हो पाएँ। तो इस तरह हम आज शुरू करते हैं ये क्लास, जिसका टॉपिक है कमीशन। अब कमीशन में हम बात कर लेते हैं कि भारत में कमीशन कितने प्रकार के होते हैं। कमीशन मीन्स आयोग। मैं बार बार अगर कोई शॉर्ट फॉर्म कमीशन बोलूं या फिर आयोग बोलूं तो एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कमीशन। अब कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो विभिन्न हमको क्या होता है कि अगर कोई बड़ा काम है, विस्तृत काम है, तो उसको एक छोटा छोटा सेगमेंट में बांट देना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह आपने घर में ही देखा होगा कि किसी किसी को जिम्मेदारी दे दिया जाता है। एक पूरा मुखिया तो होता ही है, पर उसके अलावा कुछ जिम्मेदारी सेगमेंट में डिवाइड रहती है। तो इस तरह कमीशन का हमारे यहाँ संविधान में बनाया गया कि अलग अलग जिम्मेदारी अपना निर्वहन करे। बहुत सारे काम है भारत देश में, ठीक है। तो कमीशन, अब कमीशन कितने प्रकार के होते हैं, इसको उसमें बोल देते हैं आप आयोग। अब आयोग बोलते ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमना चाहिए कि कौन कौन से आयोग है। जिस तरह जैसे आप देख सकते हैं कौन सा है, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, महिला आयोग, ST/SC आयोग, OBC आयोग एंड बहुत सारे ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले कमीशन बात कर लेते हैं। कमीशन में बेसिक इंट्रोडक्शन ही होता है। कमीशन कितने टाइप के होते हैं, तो कमीशन दो तरह के होते हैं। एक होता है संवैधानिक, एक होता है असंवैधानिक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वो कौन से होते हैं कमीशन, जिनका वर्णन किस में है, हमारे संविधान में है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब आर्टिकल होंगे, पार्ट होगा इनका। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ये दो प्रकार के। अब इसको एक होता है कि जिसको बोलते हैं क्या, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में, गैर संवैधानिक में एक संविधिक होता है, संविधिक। एक होता है संविधानोत्तर, मतलब संविधान के आगे, ठीक है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर तो इस तरह से कमीशन हो गया। ये दो पार्ट में डिवाइड है। अब इनमें हम बात कर लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि ऐसे कौन कौन से कमीशन हैं जिनका हमारे संविधान में वर्णन है। तो इस तरह जैसे हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड उसके बाद और कौन से आयोग ऐसे हैं, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, ठीक है, UPSC, MPPSC, ठीक है। ये सारे आयोग क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख है। इस तरह अगर कभी, अब संविधिक, स्टैट्यूटरी में क्या है, संविधिक ऐसे आयोग होते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है, संसद में बेसिकली, मतलब विधायिका वाले लोग, लेजिस्लेटिव वाले लोग इसमें नियम कानून बना के ये एक आयोग का गठन करते हैं। इसमें आप याद कर लीजिए NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन, इसमें वोमेन कमीशन हो गया। वोमेन के बाद फिर क्या हो गया, और
एक सूचना हो गया, मतलब इन्फॉर्मेशन हो गया, एंड सतर्कता हुआ। तो ये सारे आयोग हमारे आएंगे संविधिक या फिर स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी में आएंगे। अब संविधानोत्तर मतलब इसको गैर बोल दिया जाए, गैर संवैधानिक संस्थान, इसमें आएंगे जैसे नीति आयोग। नीति आयोग अपना बना है ना, नीति आयोग हो गए। तो इस तरह के वो आएंगे कि संविधान के परे हैं, मतलब लेकिन संविधान को फॉलो करते हैं। बनाया गया इनको भी है संविधिक रूप से, लेकिन संविधान से परे हैं, मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। तो ये नीति आयोग है। तो इस तरह कमीशन की हम बात कर लिए, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, इसमें दो पार्ट, संविधिक, संविधानोत्तर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे आयोग है। अब मैं एक एक डिवाइड करूंगा कि कौन से लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको हम लोग रिवीजन के तौर पे ये वीडियो बनाना चाहते हैं कि इसको आप देखें और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ग्रैब करें। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखें तो ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम किसी भी आयोग को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब भारत में क्या है, भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे चुनाव होना अनिवार्य है, जनता के द्वारा चुनाव मतलब वोट दिए जाते हैं और हमारे नेता चुने जाते हैं। तो इस तरह ECI की हमें ज़रूरत पड़ी कि आखिर भाई वोट का प्रोसेस का सारी चीज़ें जानने के लिए, जैसे मतदाता सूची बनाना हुआ और कौन चुनाव लड़ते हैं कौन नहीं, तो ये सब इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ी किसकी, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हम सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो फॉर्मेशन मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 25 जनवरी 1950, 1950। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें और क्या बातें कर लें, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर अगर देखेंगे तो न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर हेड क्वार्टर के बाद हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा पार्ट रहेगा कि इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर 1 + 2। ठीक है, इसके बाद अब करंट चेयरमैन कौन है इसके, ये याद रखना है, और फर्स्ट चेयरमैन, इतना। तो करंट चेयरमैन कौन है, ये हमारे राजीव कुमार है। फर्स्ट चेयरमैन कौन, सुकुमार सेन। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन में इतनी सारी चीज़ें आपको एकदम मतलब पहले ही पॉइंट में याद होना चाहिए। ये चीज़ें कब बनी, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, और इसका करंट चेयरमैन कौन है और फर्स्ट चेयरमैन कौन है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या पूरा, ये सारी आप चीज़ें जान गए क्या क्या होता है। अब मैं डिटेल में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। अब डिटेल में बात करने के लिए क्या हुआ, भारत में शासन व्यवस्था चल रही है, उसके निर्वाचन के लिए क्या चाहिए, एक चुनाव आयोग। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, अब इस्टेब्लिशमेंट तो हो गया, उसके बाद अब क्या चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन लोग होंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन लोग होंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट में एक, आप ये ऐसे ध्यान रखिए, इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में 1 + 2। अब 1 क्या है, 1 में इसका एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष या फिर चेयरपर्सन। ठीक है, इसको अध्यक्ष नहीं बोलते, इसमें आयुक्त बोलते हैं। मतलब जैसे कमीशन से ना, तो इनका आयुक्त होंगे, क्योंकि कमिश्नर, तो एक आयुक्त, दो अन्य। तो अब समझ में आया इसका। देखें शुरू से 1950 में एक चुनाव आयोग का गठन हुआ। अब गठन हो गया, अब उसके अंदर क्या डिसाइड होगा, कितने लोग होंगे, तो एक इसमें मेन होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब यहीं से हम लोग याद करते चलेंगे। अभी कौन है यहाँ पे,
राजीव कुमार हमने बता दिया, ठीक है। अन्य में कौन है, तो अन्य में अभी एक सीट वैकेंट है, ठीक है, एक में कोई पांडे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर बनने के बाद भाई ये डिसाइड होगा कि इस स्ट्रक्चर को जो आयुक्त है इसको बनाएगा कौन। तो आप याद रख लीजिए जितने भी संवैधानिक पद हैं उसमें ज़्यादातर राष्ट्रपति द्वारा क्या इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर आपको क्लियर, एक हुआ और दो। हाँ, यहाँ पे एक और क्लियर बता देना चाहता हूँ स्ट्रक्चर से संबंधित कि सन यहाँ पे हुए 1950 में बना, इसके बाद एक सन आया 1989, फिर इसके बाद 1990, फिर 1993, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत है, 1950 में जब बन गया तो सब सदस्य कितने थे, एक, ठीक है। उसके बाद 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्य में चलता रहा ये कमीशन। उसके बाद फिर आ गया आपका सन 1989। तो 1989 में क्या हुआ, ये सदस्य 3 सदस्य कर दिया गया जिस तरह अभी है। फिर 1989 में जब राजीव गांधी उस समय शायद पीएम थे, फिर उसके बाद ये 1990 और 1993 के बीच में फिर से ये एक सदस्य कर दिया गया। फिर 1993 से अब तक टिल नाउ ये क्या है, 3 सदस्य। यहाँ पे आप ये क्रम याद रखेंगे, ठीक है। 1950 से एक, 1989 में एक सदस्य कर दिया गया, फिर से 3 कर दिया, एक कर दिया गया, और फिर अब 3 सदस्य, जैसा कि आपको अभी हमने बताया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की बात रही। अब स्ट्रक्चर के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें करेगा कौन, सारी चेंजेस करने के लिए कौन है, भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो रिमूवल या फिर रिजाइन, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। और रिजाइन और रिमूवल कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। अब रिमूवल की प्रोसेस कैसे होगी, यहाँ पे आप समझते चलिएगा। ईसीआई बना 1950 में, ठीक। स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर में ये बदलाव हुए। उसके बाद अपॉइंट कौन किया है, प्रेसिडेंट इनको किया है। हटाने का अधिकार किसको है, वो भी प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। अब हटाने की प्रोसेस किस तरह रहेगी, तो हटाने की प्रोसेस रहेगी जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं, ठीक है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक जज हटाया जाएगा उसी तरह आपका ये इनका आयुक्तों का रिमूवल है। अब आप सोच रहे होंगे 1 और 2 अलग हैं, इनमें कुछ नहीं है, केवल और केवल ये नंबर के हिसाब से अपनी सरलता के लिए 1 और 2 ये बनाया गया है, एक अध्यक्ष, पावर सब सेम है, ठीक है। तो इस तरह इनको इन तीनों में कोई भी अगर अपॉइंटमेंट देगा तो प्रेसिडेंट ही देगा, तीनों को, ये ध्यान रखिएगा। और रिमूवल और रिजाइन ये लोग भी देंगे प्रेसिडेंट को। और एससी के जज के समान, अब एससी के जज को किस तरह हटाया जाता है, ये आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर संसद है, संसद के सदन में 2/3 बहुमत से जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं, तो 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है कोई नियम, मतलब हटाने के लिए, और उसमें भी 50% लोग वोट देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस है। ये आप देखिएगा, पॉलिटी में पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी रिमूवल हो गया, कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। और हटाने का तो क्या प्रोसेस, क्या कारण रहेंगे, तो कारण आप सबको पता है। एक तो साबित कदाचार, मतलब कदाचार हो जाए, असमर्थता इन कैपेसिटी, और असमर्थता, और या फिर लाभ का पद अगर लें, मतलब आप कुछ भी अगर ये पोस्ट पर रह रहे हैं तो कोई अलग से काम नहीं करते, ये आप देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इसी तरह हटाए। तो रिमूवल का प्रोसेस हो गया। अब रिमूवल के प्रोसेस के बाद हो गए वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते मतलब सैलरी क्या मिलेगी इनकी,
ठीक है। तो सैलरी सेम टू सेम क्या मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। अभी मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के एससी के जज। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बराबर नहीं, जो अन्य है, ठीक है। तो अन्य लोगों की तरह इसके वेतन मतलब सैलरी एंड एमोलूमेंट्स वगैरह सब रहेंगे, ठीक है। तो वेतन भत्ते हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनकी अभी चर्चा हो रही है। इनकी किन की मतलब आप यहाँ पे सीधे याद रखिए, राजीव कुमार, ठीक। फिलहाल वेतन भत्ते हो गया, ठीक है। अब वेतन भत्ते के बाद हमने चुनाव आयुक्त को बनाने की, हटाने की, वेतन भत्तों की चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम अगले चरण पे पहुंचते हैं कि आखिर ये चुनाव आयोग जो है इनका वर्णन संविधान में कहाँ है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो संविधान में हमारे भाग 15 में इनका वर्णन है, और भाग 15 जो आता है हमारे संविधान में आर्टिकल 324 टू 329, ठीक है। तो इस तरह अब हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं कि क्या क्या उनमें लिखा है। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल के नाम लिख दूँ, 324, 325, 326, 327, 328, 329, ठीक। आप कभी कभी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। अब आर्टिकल 324 में क्या लिखा है कि कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन ईसीआई का इस्टेब्लिशमेंट होगा, इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर काम, अदर बहुत सारे काम हैं जो, ठीक है, याद करते चलिएगा। पॉलिटी में आपने पढ़ा है तो ज़्यादा डिटेल नहीं है। 324 में ये है। अब 25 में क्या है, 25 में क्या है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट कौन बनाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब 326 में क्या है, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, जैसे हम लोग देते हैं ना वोट, तो वही 326 आर्टिकल में। और 327 आर्टिकल में क्या है कि जो संसद है ये सारे नियम कानून, चुनाव मतलब जितने भी देश में चुनाव हो रहे हैं, कौन बनाएगा इसके लिए नियम कानून, देश में, ठीक है, देश के लिए, ठीक। एंड 328 में है, ये भी संसद में ही अधिकार नहीं था कि ये चुनाव के नियमावली बनाए, किसके लिए, स्टेट के लिए। और 329 में है कि जो पूरा निर्वाचन है, पूरा इलेक्शन है, वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। जुडिशियरी से अलग, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपका आर्टिकल है, पॉलिटी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये मैं बताना, जुडिशियरी से अलग है। निर्वाचन में कोई अगर गड़बड़ी हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, तो उसमें निर्वाचन आयोग ही उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, वही अपना मामला समझाएगा। केवल एक कंडीशन, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस कंडीशन में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, तो वहाँ पे मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हमने आर्टिकल याद कर लिए, याद जान गए कि क्या क्या होता है निर्वाचन में संबंधित। ये लैंग्वेज दूसरा उसमें लिखा है, पॉलिटी की किताबें पढ़ेंगे, बट मतलब यही है। तो ठीक है, तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल हो गए। हाँ, क्या पार्ट 15, ठीक है। ये इस तरह 15 कभी नहीं लिखना है, गलत है, एक्स भी, ठीक है। हमेशा अपने बुक में जो है, संवैधानिक बुक में एक्स भी इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। 15, 12, 13 इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो इस तरह हमने आर्टिकल की बात कर ले। अब आर्टिकल की बात करने के बाद हमारा अगला आता है कि आखिर थोड़ा सा मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सब निर्वाचन संबंधित चल रहा है, इलेक्शन से संबंधित चल रहा है, तो इसमें आप ये जान लीजिए टाइप्स ऑफ वोटर। देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, उनको इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसको अपॉइंट कौन करेगा, उसको हटाएगा कौन। उसके बाद हमने आर्टिकल पढ़ लिए हैं कि
आयोग के अंतर्गत कौन से आर्टिकल हैं, कौन से भाग में है, ठीक है। जैसा कि अब मैं ये पढ़ूंगा, हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या है आगे किस, आप अपने देश में देखते होंगे, आखिर दिमाग में कभी न कभी ये सवाल आता होगा, कितने टाइप के वोटर होते हैं, टाइप्स ऑफ वोटर, टाइप्स ऑफ वोटर। अब टाइप्स ऑफ वोटर में आप देखेंगे यहाँ पे 3 तरह के वोटर आपको अपने देश में समझ में आएंगे, ठीक है। 3 तरह के वोटर्स में पहली टाइप है जनरल वोटर, जनरल वोटर। अब जनरल वोटर वो वोटर होते हैं जो जिनको संविधान द्वारा वो मालूम है कि 18 वर्ष से अधिक हैं और हम वोट देने के योग्य हैं, ठीक है। तो हर आदमी फिर हर आम आदमी वो जनरल वोटर में है, सामान्य वोटर कहेंगे। दूसरा टाइप को होता है सर्विस वोटर। सर्विस वोटर के अंतर्गत वो वोटर्स आएंगे जो भारत सरकार के कोई भी सर्विस कर रहे हैं और चुनाव कराने में भी अपनी मदद दे रहे हैं और वोट भी डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आर्मी के लोग हुए, कोई भी और अदर जो जैसे टीचर्स हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वोट भी डालेंगे और भारत मतलब देश का निर्वाचन भी कराने में सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह सर्विस वोटर हो गए, इनको क्या बोलते हैं, सेवा मतदाता। सर्विस वोटर के बाद थर्ड जो हमारा आता है वो आता है ओवरसीज। अब ओवरसीज वोटर वो होते हैं कि जो भी भारत के लोग हैं तो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में, ठीक है। कहाँ रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, लेकिन उनको नागरिकता वहाँ पे प्राप्त नहीं है। केवल और केवल जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई अन्य बिजनेस के तौर पे हो गया, विदेशों में रह रहे हैं तो वो भी वोट भारत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ वोटर हो गए। टाइप्स ऑफ वोटर में जनरल वोटर, सर्विस वोटर, ओवरसीज वोटर, ठीक है। जनरल वोटर ऐसे व्यक्ति जो 18+ हो चुके हैं। तो आप अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिए किस में आते हैं। तो फिर टाइप्स ऑफ वोटर के बाद हम आगे देखेंगे, हमने बात कर लिया अनुच्छेदों की बात कर लिया, टाइप्स ऑफ वोटर की बात कर लिया, और अब क्या बात करेंगे कि कुछ ऐसे हैं, इसमें कुछ ऐसी कमेटी बनी हैं जो कि वोटिंग से रिलेटेड या फिर निर्वाचन से रिलेटेड कमेटियां हैं, ठीक है। कमेटी बोले तो समिट। तो कमेटी रिलेटेड टू ECI या फिर इलेक्शन, ठीक है। इसमें बहुत सारी समितियां हैं, आपने नाम सुना होगा, इसको बहुत ध्यान से रखना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो 100% आता है तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कमेटी आखिर भारत में गठित हुई है, किससे रिलेटेड, चुनाव आयोग से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो कमेटी है तारकुंडे, इसको याद करने के लिए ऐसे ही आप लिख लिया करें। सबसे पहले तारकुंडे लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे दिनेश गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी। इसके पहले लिखेंगे हम संथानम, ठीक है। दिनेश गोस्वामी हो गया, और कौन, TN शेषन, TN शेषन। TN शेषन के पहले रेड्डी, रेड्डी भी लिख सकते हैं आप। फिर इंद्र कुमार गुप्ता, इंद्र कुमार गुप्त। इसके बाद इंद्र कुमार गुप्त के एक बोहरा हुए, कोई कौन से बोहरा हुए, देखिए संथानम कमेटी, ठीक है। तारकुंडे हो गया, दिनेश गोस्वामी हो गया, TN शेषन हो गया, बोहरा समिति हो गया, बोहरा कमेटी। बोहरा कमेटी के बाद हम बात करेंगे, एक कमेटी हुई, एक तो वीरप्पा मोइली हुए, सबसे लेटेस्ट वीरप्पा मोइली कमेटी हुई। वीरप्पा मोइली के पहले एक कमेटी हुई शकधर। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन
ऑफ इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी कमेटी हुई, समितियां हुई, जिनमें ये लोग अपना अपना विचार प्रस्तुत किए कि ऐसे ऐसे सुझाव दिए, ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन दिए कि ये होना चाहिए। और ठीक है, तो कमेटी में सबसे पहले मैं बात करूँगा संथानम समिति। तो संथानम कमेटी का संबंध क्या है? चुनाव सुधार से, मतलब इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है, इतना आपको याद रखना है संथानम समिति। अब आ जाएगी तारकुंडे समिति। तो तारकुंडे समिति का क्या वो है, देखिए चुनाव का जो पहले एज लिमिट थी कि कौन व्यक्ति वोट डालेगा, तो उसकी 21 थी। इन्होंने सुझाव दिया कि 18 कर दिया जाए। ठीक है, ये तारकुंडे समिति के एक एक चीज़ें हमें याद रखें। दिनेश गोस्वामी समिति, तो दिनेश गोस्वामी समिति ये व्यक्ति ये बोले कि क्या करो आपकी, दिनेश गोस्वामी ने ये बोला कि ईवीएम और फोटो, चुनाव का पहली बार कॉन्सेप्ट ईवीएम के लिए इन्होंने सिफारिश किया और ये बोला कि जो आपका फोटो वोटर आईडी होता है उसमें फ़ोटो लगाओ, फोटो आईडी। ठीक है, अब एक व्यक्ति आए टीएन शेषन, इनके बाद एक क्रम बढ़ता गया। ठीक है, टीएन शेषन ने ये बोला कि जो आजकल आपने देखा होगा कई नेता ऐसे होते हैं कि सेफ खेलते हैं, तो एक दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। जैसे हमारे मोदी जी कहाँ से लड़ते थे, बनारस से, और उधर एक शायद अहमदाबाद सीट से लड़ते हैं। राहुल गांधी जी अमेठी एंड वायनाड सीट से लड़े हैं। तो इस तरह इसका इन्होंने टीएन शेषन ने विरोध किया। इन्होंने ये बोला कि एक व्यक्ति एक सीट से लड़े, एक सीट से चुनाव लड़े। ठीक है, अब हम इनको आप याद लर्न करते जाइएगा। अब रेड्डी समिति आएगी और रेड्डी समिति ने क्या बोला है कि जो पार्टी होती हैं, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारा ट्रेंड में चल रहा है, पहले अलग अलग प्रचार करते रहेंगे, लेकिन ऐन वक्त पे आएंगे कि गठबंधन हो जाएंगे, विलय हो जाएगा। तो इन्होंने विलय जो बोला है ना, विलय को मना करने को बोला कि विलय नहीं हो सकता, उनमें कार्रवाई करो। अब आएंगे इंद्र कुमार गुप्त समिति। तो इंद्र कुमार गुप्त जी क्या बोलेंगे कि हाँ, इंद्र कुमार गुप्त जी ये बोलेंगे जो हमारा खर्चा है, जो सरकार मतलब प्रचार प्रसार करने में, वो कौन उठाए? सरकार। स्पेंड जो है तो कौन उसको उठाए? गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। ये कुल मिला के इंद्र कुमार गुजरात ने कहा, इंद्र कुमार गुप्त ने कहा। ठीक है, अब एक बोहरा कमेटी है। तो बोहरा कमेटी आई, इन्होंने ये बोला कि जो अपराध होते हैं चुनाव के दौरान, जितने भी सारे अपराध होते हैं उनका निराकरण होना चाहिए। अपराध निराकरण, तो ये अब हो गए शकधर कमेटी। तो शकधर कमेटी और एक है वीरप्पा मोइली। तो वीरप्पा मोइली जी लास्ट में ये बोलते हैं कि चुनावों में क्या है, हर व्यक्ति को एक नैतिक मूल्य होना चाहिए, और चुनाव में ये बहुत सारा बवाल, मतलब चुनाव में इंसान क्या क्या नहीं कर जाता है, किसी को मरवा देना, किसी की जान ले लेना, किसी के एक्सीडेंट करवा देना, एक हद पार कर देता है इंसान। तो वीरप्पा मोइली ने यही बोला कि इंसान को एक मोरल होना चाहिए, मोरल नैतिक वैल्यू के तहत होना चाहिए चुनाव, ये बोला। पर कहाँ होने वाला है, बोलने को बोल गए। ठीक है, ये हो गए आपके वीरप्पा मोइली साहब। अब एक कमेटी बची है शकधर कमेटी। तो शकधर कमेटी ने ये बोला कि लोगों को वोटर आईडी जो है दिया जाए। फोटो वाला कौन है वोटर आईडी में? दिनेश गोस्वामी। तो एक बार मैं जल्दी से इसको रिकॉल करवा देता हूँ आपका। संथानम कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, चुनाव सुधार से रिलेटेड है। तारकुंडे समिति 21 से 18 कर दिए। दिनेश गोस्वामी ने क्या बोला? ईवीएम और फोटो आईडी वाला कॉन्सेप्ट लाने के लिए। टीएन शेषन एक सीट से चुनाव लड़े, शेष जगह से नहीं। ठीक है, रेड्डी विलय को इन्होंने गलत बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ऐन वक्त पे। और इंद्र कुमार गुप्त ने इन्होंने ये बोला कि हमारे खर्चे कौन उठाए? सरकार उठाए भाई। फिर ये बोहरा समिति ने बोला कि अपराधों का निराकरण होना चाहिए, कि अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, चुनाव से पहले अपराध से जितना हो बचें। ठीक है, शकधर समिति ये हो गए वीरप्पा मोइली। शकधर समिति ने वोटर आईडी के लिए बोला और वीरप्पा मोइली ने बोला अच्छे बन के रहो तब चुनाव हो पाए। तो आज तो कमेटी
इस तरह से इतनी सारी कमेटी है, सीधे रिलेटेड आपको आ जाएगा कौन समिति किससे रिलेटेड है। इसके बाद मैं अब चर्चा करूँगा थोड़ी सी कि भारत में आखिर चुनाव हैं, चुनाव होते हैं तो भारत में कितने पार्टियां ऐसी हैं, कितने पार्टी हैं जिनको नेशनल पार्टी के दर्जा मिल चुका है। अब नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं ये अभी मैं थोड़ा सा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप पढ़े होंगे मैं आशा करता हूं। अब नेशनल पार्टी, अभी मेरा नेशनल पार्टी, क्योंकि ये क्लास हम लोग रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं, तो नेशनल पार्टी बनने के लिए कुल मिला के 3 कंडीशन है, आप देख लीजिएगा, आपने कभी पढ़ा ही होगा। एक कंडीशन इनमें से ये है कि अगर आप क्या करेंगे, अलग अलग विधानसभा या लोकसभा चुनाव जहां होते हैं तो 4 राज्यों में उनके 6% वोट आप हासिल कर लीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप 4 राज्यों में 3% या 3 सीटें जीत लेते हैं तो भी आपको मिल जाएगी नेशनल पार्टी का दर्जा। सॉरी, 3% सीधे राज्य पार्टी मिलने का दर्जा है। ठीक है, नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो किसी भी अगर विधानसभा है तो उसमें अब 3% सीटें या फिर 3 सीटें जीते। और देखिए नेशनल पार्टी कितनी है भारत में, अभी कुल मिला के 9 है। नेशनल पार्टी बनने के लिए मैं कंडीशन बता देता हूँ, यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। एक कंडीशन ये कि 4 आप स्टेट पार्टी कहीं कहीं हो गए हों, जैसे यूपी, एमपी, हरियाणा, 4 राज्यों में अगर राज्य पार्टी बनी है तो आप बन जाओगे नेशनल पार्टी। अब देख लीजिएगा राज्य पार्टी कैसे बनते हैं। ठीक है, ये पहली कंडीशन हुई 4 राज्यों में। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसमें यदि कोई दल कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में क्या करे, वो लोकसभा के 2% सीटें, मतलब 11 सीटें कुल मिला के क्या करे, जीत जाता है। ठीक है, एक 4 सीट कहाँ जीत जाए, स्टेट में, इसमें 2% सीटें या फिर 11 सीट कहाँ जीत जाए, वो व्यक्ति यदि कोई दल कम से कम विभिन्न राज्यों में। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है जो है कि वो 6% वोट, ठीक है, या फिर 4 उसके पास लोकसभा सीट हो। ठीक है, यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत का 6% जीते, मतलब 4 स्टेट में 4 लोकसभा सीट हो और 6% चुनाव का वो हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम नेशनल पार्टी पे फोकस करेंगे, ये कंडीशन आपको मेंस में काम आएंगे। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट में सबसे मतलब उसको किसको मिला है नेशनल पार्टी का दर्जा, आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी को किस हिसाब से दर्जा मिला है, तो उसको ये मिला है कि कम से कम 4 राज्यों में क्या बन जाए, उसका स्टेट पार्टी बन जाए। तो उन्हें 4 राज्य में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और 4 राज्य हैं आपके पंजाब, दिल्ली, गोवा और अभी गुजरात में भी पाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल पार्टी। अब नेशनल पार्टी की चर्चा करते हैं, तो नेशनल पार्टी भारत में कितनी हैं, 6 हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईएनसी देखेंगे। ठीक है, आईएनसी के बाद आप ऐसे सीपीआई देख लीजिए, सीपीआई एम 1, 2, 3, 4, चौथी कौन सी है, टीएमसी आप देख लीजिए, 5वां कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, कांग्रेस। ठीक, छठी पार्टी के रूप में आप देखेंगे आईएनसी हो गए, सीपीआईएम, टीएमसी, बीजेपी को तो आप भूल ही गए, बीजेपी हो गया। 7वें नंबर एक बीएसपी हो गया, 8वें नंबर का हो गया एनपीपी हो गया, एक लास्ट 9वें नंबर का आप हो गया। ठीक है, तो नेशनल पार्टी भारत में कितनी है, भारत में कुल मिला के 9 नेशनल पार्टीज हैं, जिसमें आईएनसी कब बना, 1885 में बना है। ठीक है, जिसका याद है तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके एओ ह्यूम साहब ने बनाया। सीपीआई, हाँ चुनाव चिन्ह भी साथ में देखते रहिएगा। ठीक है, आईएनसी क्या है, हाथ का पंजा,
पंजर, ठीक है। सीपीआई में आपने एक चुनाव चिन्ह देखा होगा, इसका स्थापना 1925 में हुआ, एमएन रॉय ने किया। इसका चुनाव चिन्ह एक हंसिया होता है, उसके अंदर बाल धान के बनी होती है, ठीक है, ये हुआ। सीपीआई-एम मार्क्सवादी 1964, इसका स्थापना कोई बेंगे के नहीं, डांगे है यार, याद नहीं आ रहा, डांगे, ठीक है। डांगे के बाद इसमें चुनाव चिन्ह रहेगा ये, और आपका यहाँ पे हथौड़ा टाइप का, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, किसी को इसमें मतलब तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टीएमसी क्या है? तृणमूल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 99 में हुई है। एग्जैक्ट क्या है? टीएमसी की स्थापना 98 में हुई है, ठीक है। इनकी पता ही है आपका, ममता बनर्जी। एंड जो टीएमसी की इनकी स्थापना ममता बनर्जी ने किया, और कब की? इनका चुनाव चिन्ह क्या है? आपने देखा होगा फूल, ऐसे फूल बने रहते, ठीक है। चुनाव चिन्ह आप देखते जाइएगा सबके, ठीक है, कभी आ जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गया, मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ? 1999 में। 1999 में कौन किया? शरद पवार मेन है, ठीक है। अब इनमें इनका चुनाव चिन्ह है घड़ी, ठीक है। 3, 9, 6, 12। बीजेपी सबको पता है, 1988। अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने स्थापना किया, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, सब लोग को पता है, ठीक है। अब 6 पार्टियों का यहाँ हमने लिख दिया, आगे 3 का इधर लिख देते हैं। तो 7वें नंबर की पार्टी हमारी हुई बीएसपी, मान लो, ठीक है। बीएसपी का कौन संस्थापक है? इनके संस्थापक है काशीराम, ठीक है। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है? एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट है, अभी प्रमुख मायावती हैं, ठीक है। बीएसपी, काशीराम, एलिफेंट। और इनका अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखें तो 1984, ठीक। 8वें नंबर एनपीपी कहाँ की पार्टी है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसका वो कब हुआ इस्टेब्लिशमेंट? 2013 में। इसके प्रमुख कौन है? तो पीए संगमा, ठीक। 9वें नंबर की जो पार्टी हमारी अभी बनी है एएपी, ठीक है, आम आदमी पार्टी। इसके स्थापना 2012 में हुई, और इनके अरविंद केजरीवाल जी इसके संस्थापक हैं, ठीक है। चुनाव चिन्ह आपको पता है झाड़ू, ठीक। एनपीपी का मैं बता देता हूँ, चुनाव चिन्ह क्या है? ये आप जाने, किताब, बुक, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेशनल पार्टी को कवर कर लिया कि नेशनल पार्टी भारत में कितनी हैं, और उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमने चुनाव चिन्ह के साथ सहित बताया, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक। अब नेशनल पार्टी के बाद मैं बात कर लेता हूँ कि हमने कितनी सारी बातें कर लिया। नेशनल पार्टी के बाद थोड़ी से हम फैक्ट वाली चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। नेशनल पार्टी हो गया, हमने उसका भी उस कमेटी की भी बात किया। अब इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं कुछ कि इनकी हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब आप चुनाव जैसे ही आप वोट देने जाते हैं, तो आप वोट दे के आते हैं तो एक स्याही लगी होती है, इंक बोलते हैं, ठीक है। तो उस इंक किससे बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। अब सिल्वर नाइट्रेट ये कौन बनाता है? तो मैसूर की एक कंपनी है, पेंट एंड वार्निश कंपनी, मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी, ठीक है। ये क्या बनाती है? सिल्वर नाइट्रेट का इंक बनाती है, स्याही, जो
कि आपको मतलब जैसे ही आपने देखा होगा 10-15 दिन मिटता नहीं इतना आसानी से, क्योंकि वो जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज है ही अपने इसमें सन रेज में, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, वो ज़्यादा और गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो इंक है सिल्वर नाइट्रेट, मैसूर के पेंट में ना यूवी। ठीक है, अमिट स्याही बोलते हैं हिंदी में। ठीक, इंक। अब इसके बाद इंक के बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाँ ईवीएम। सुनो, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फुल फॉर्म बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं बताने की ज़रूरत है कि कितने वो होते हैं। सबसे पहला ईवीएम का यूज कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला ईवीएम का यूज हुआ था पेरूर विधानसभा है आपके केरला में। ठीक है, ईवीएम का पहली बार यूज कौन हुआ, कब हुआ, केरला में हुआ। ठीक है, पेरूर विधानसभा। एमपी में कब हुआ, 1998 में पहली बार हुआ। ठीक है, अब हाँ ईवीएम से रिलेटेड और इसमें कितने वोट डाले जा सकते हैं किसी को पता है, तो इसमें जो है 3840 एक ईवीएम में 3840 से 3841 भी हुआ तो दूसरे ईवीएम आपको यूज करना पड़ेगा। इतने वोट डाले जा सकते हैं। ईवीएम 10 साल से ज़्यादा डाटा को कलेक्ट करके रखता है। ईवीएम को बहुत मुद्दा चलता है। ठीक है, तो ईवीएम से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कभी कोई पूछ ले या फिर एग्जाम में आ जाए तो ये सारी चीज़ें इतना आपको होना चाहिए। हाँ, ईवीएम क्या बनाया किसने है, तो ईवीएम को बनाने वाली कंपनी कौन सी है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद। BEL है बेंगलोर की। ठीक, इतना आपको समझ में आया। ईवीएम पेरूर केरला में, एमपी में पहली बार 1998। हाँ, जनरल इलेक्शन में हमेशा, जनरल इलेक्शन में कब से ईवीएम चालू हुआ, तो जनरल इलेक्शन में हमें रेगुलरिटी जो आई 2004 के बाद। आपने देखा होगा पहली बार आपके मम्मी लोग और दादाजी लोग गए होंगे चुनाव में वोट डालने, तो उनको समझ नहीं आएगा ये क्या करें। ठीक है, तो उन्होंने ईवीएम में दे के आ गए। पहले उसके पहले क्या चलता, बैलेट पर चलता था, पर्चा वर्चा मोड़े डाल दिए। ठीक है, ईवीएम हो गया। ईवीएम के बाद अब यहीं पे वीवीपैट, इसका फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल लिख देता हूँ मैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ये लर्न करनी है, वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब वोटर ये आपने देखा होगा, अगर आपने चुनाव किया होगा, पिछले चुनाव में देख के आया था, तो क्या हुआ था, जैसे आप उसमें क्या करेंगे, प्रेस करेंगे चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन, उसी तरह जिस तरह एटीएम में पर्ची निकलती है तो उसमें भी एक पर्ची दिखेगी आपको कि आपने किसको वोट दिया है। ठीक है, उस पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखेगा और नाम दिखेगा। तो वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये क्या होता है, एक पर्ची होती है जो आपको ये बताती है कि आपने किसको वोट दिया है, इसीलिए इसका नाम वेरीफाइड है। ठीक है, वीवीपैट का प्रथम या फिर फर्स्ट बार यूज कहाँ हुआ था, नागालैंड के इलेक्शन में। नागालैंड के इलेक्शन में पहली बार वीवीपैट का यूज हुआ था। इनसे बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं, फुल फॉर्म आ सकते हैं। ईवीएम कौन बनाया, इसको भी कौन बनाएगा, BEL ECIL, भाई जो तजुर्बा जिसके पास वही बनाएगा। ठीक, ये बेंगलोर और हैदराबाद की दोनों कंपनियां हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब जो चीज़ें बच जाती हैं तो वो हैं हमारी कुछ फैक्ट बच जाते हैं कि जो फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्ट यही है, कौन पहला इलेक्शन कमिश्नर बना, सबको पता है, सुकुमार सेन। देखो, फर्स्ट ECI कमिश्नर कौन बना, तो सुकुमार सेन। ठीक, करंट कौन है, राजीव कुमार। फर्स्ट वुमेन कौन बना, VS
रमा देवी, ठीक है, ये सबसे कम भी रही हैं, ठीक है, सबसे कम इनका कार्यकाल रहा। वीएस फर्स्ट वुमेन हो गया, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। और हाँ, ऐसा कौन से वो चुनाव आयुक्त तो बने जो कभी चुनाव लड़े थे, तो टीएन शेषन, जिन्होंने अलग अलग जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, किसके विरुद्ध, केआर नारायणन के विरुद्ध, ठीक है। ये हालांकि चुनाव हार गए और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, रीजनरेशन इंडिया, ठीक है, ये किसकी बुक है, टीएन शेषन की, ठीक। तो इस तरह से हमने ये फैक्ट देख लिया। और कुछ फैक्ट इसमें चुनाव संबंधित फैक्ट और ये हैं। पता ही है आपको सबको, 25 जनवरी वोटर डे कब से मनाया जाने लगा, 2011 से मनाया जाने लगा। फिर 25 जनवरी वोटर डे हो गया, 2011 से ये वोटर डे के तौर पे मनाने जाने लगा। और फिलहाल तो इतना ही, ठीक है। हाँ, इनका सॉरी मैं ये भूल गया, इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है चुनाव आयुक्त जो है, तो ये 6 वर्ष 65 जो सबसे पहले होगा, ठीक है। इतने सारे चुनाव, ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब लास्ट में एक और है जो अब इन कौन से इनका क्षेत्र आता है कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या करवाता है। तो इलेक्शन कमीशन का ईसीआई के कार्य या फिर फंक्शन, तो इनका सबसे पहला चुनाव करवाना है। तो सबसे पहले चुनाव किसका कराएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, ये सारे चुनाव कौन कराएगा, विधानमंडल को बोल दीजिए, मान लीजिए, ठीक। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधानमंडल के चुनाव कौन करवाएगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। इसके अलावा एक और आता है पंचायत। तो पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत का चुनाव हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। बस इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। ये मैं लास्ट में बताने का ये उद्देश्य है कि बीच में आप छोड़ भी दें, फिर लास्ट में आप वीडियो देखेंगे तो क्या होगा, ये अलग से हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये 665 ये भी इम्पोर्टेंट है, टेन्योर, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें इलेक्शन कमीशनर प्रेजेंट में कौन है, राजीव कुमार है। उसके पहले सबसे पहले सुकुमार सेन, पहली महिला वीएस रामादेवी, ठीक। हाँ, एक यहाँ पे एक और बात है कि जैसे जो तो कार्य को हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्य में क्या क्या है, इनका चुनाव करवा दिया, वोटर लिस्ट बना दिए, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब चुनाव आचार संहिता लगती है। तो चुनाव आचार संहिता क्या होती है, चुनाव आचार संहिता जब लगती है आपको, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी बैनर या पोस्टर हुए ये सब हटवा दिए जाते हैं। किसी भी कार्यालय में किसी भी नेता की वो नहीं होना चाहिए, मूर्ति नहीं है, और कोई भी गुटबाजी नहीं होना चाहिए, कोई भी पब्लिक काम उस समय सब सीधे बंद हो जाए, कोई भी भर्ती कोई भी वैकेंसी उस समय नहीं निकाले जाते हैं चुनाव आचार संहिता के दौरान, ठीक। तो ये सब काम किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो सारी चीज़ें आई होप कवर हो गई। आपको 5-6 चीज़ें जरूर याद रखना है। पहला 25 जनवरी 1950, दूसरा नई दिल्ली हेडक्वार्टर, तीसरा 1+2 एक मुख्य आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त, तीसरा प्रेसिडेंट द्वारा इनका शपथ दिलाया जाता है और हटाया भी जा सकता है, कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। इनके वेतन भी कैसे रहता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, ठीक। और हाँ, टेन्योर इनका 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति 62 साल का है तो क्या वो पूरा 6 वर्ष पूरा करवाएगा, नहीं, 65 साल जैसे ही हुआ, भले ही 3 साल का हुआ, वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह इनका कार्यकाल चलता है। इतनी सारी चीज़ें आपको एकदम से पता होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा और इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें बनेंगी। तो आशा करते हैं कि अगला वीडियो हम उसमें लाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन,
स्टेट इलेक्शन कमीशन का है जो मध्य प्रदेश का। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, चलो यहीं पे कर लेते हैं बात यार। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से ज़्यादा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपको ये पता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो एमपी का भी हम देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम एमपी का पढ़ रहे हैं। तो इसका गठन कब हुआ? 1 फरवरी 1994। ये आपको डेट याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसके सदस्य होते हैं 1, ये ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट कौन है? प्रेजेंट में है आपके बसंत प्रताप। बसंत प्रताप अभी प्रेजेंट जो है। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट के थे NB लोहानी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि जो पंचायतों में चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय और पंचायत में, पंचायत मतलब ग्रामीण वाला, ये चुनाव का जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, ठीक है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन किस में है? तो नगरीय निकाय का आपका उसमें है 243 ZA एंड ग्रामीण जो चुनाव आपको कराया जाता है 243 K में, ठीक है। पंचायती राज हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल और केवल इतना काम है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव के अलावा जो भी चुनाव अपने लोकल गवर्नमेंट वाला होता है और वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसका आर्टिकल पता है, पंचायत वाला चुनाव 243 K में करवाया जाएगा, नगरीय निकाय 243 ZA में कराया जाएगा। प्रेजेंट मैंने बता दिया बसंत प्रताप मध्य प्रदेश के और NB लोहानी प्रथम थे, ठीक। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष है नहीं। हाँ, ये बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक कौन कौन क्या बना है, कौन कौन अभी तक वो बन चुका है स्टेट इलेक्शन। इसमें कितने आयुक्त होते हैं? 1 ही होते हैं। तो अभी तक कौन कौन बन चुका है इसकी लिस्ट में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में लिस्ट में अभी सबसे पहले अगर बात करें NB लोहानी, कब बना है? 1994 में बना है। फिर 1994 तक, कब तक चलेंगे ये? 2000 तक चलेंगे, ठीक है। NB लोहानी हो गए। NB लोहानी के बाद हो गए NB लोहानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। NB लोहानी, और वो भी MP के, ठीक है। NB लोहानी हो गए। NB लोहानी के बाद हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। NB लोहानी के बाद हुए गोपाल शरण शुक्ला, GS शुक्ला, 1994 टू 2000 रहेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। फिर गोपाल शरण शुक्ला आएंगे तो ये कब तक रहेंगे? 2000 से लेकर 2006 तक, 2006 तक रहेंगे, ठीक है। 2000 से 2006 गोपाल शरण शुक्ला के बाद फिलहाल कौन है? राजयादा जी हुए, बीच में पारासुराम भी हुए। तो इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। आदित्य विजय सिंह, आदित्य विजय सिंह, ठीक है। आदित्य विजय सिंह 2006 से लेके कब तक रहेंगे? शायद 2010 तक ये रहेंगे। आदित्य विजय सिंह, आदित्य विजय सिंह के बाद अजीत राजयादा, अजीत राजयादा, ये 2010 से 2000 कब तक रहेंगे? 2013 तक रहेंगे, ठीक है। फिर आएंगे आपके पारासुराम, पारासुराम 2013 से रहेंगे 2018। फिर परशुराम के बाद अभी जो प्रेजेंट में कौन है? बसंत प्रताप, बसंत प्रताप, ये करंट में है 2018 से लेके अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग अभी तक स्टेट इलेक्शन कमीशन के आयुक्त बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। अब आप देख रहे होंगे कि सर
आपने ये नहीं बताया कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका टेन्योर होता है 6 वर्ष 66, या तो 6 वर्ष पूरा कर लें या फिर 66 वर्ष की उम्र पूरा कर लें। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये हो गए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने आज बात कर लिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, ठीक है, इनकी बात कर लिया हमने। मतलब आयोग, आपके 2 आयोग यहीं पे समाप्त होते हैं। अगला ये दोनों, हाँ ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये भी संवैधानिक है, क्योंकि ये भी उसमें है, किसमें है, संविधान में वर्णन है। इनको 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, किसमें, संविधान में, जो कि 1992 में, ठीक है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया, पंचायतें में चुनावों का या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ये किस में जोड़ा गया, संविधान में। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कवर किया। आई होप एक बार आप वीडियो देखेंगे, आप 1.2x में या फिर 1.5x में इस वीडियो को चला के देख सकते हैं और जल्दी जल्दी इसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, ठीक। अब हम अगली बात करेंगे, जो भी अगला हमारा आयोग आएगा जल्दी ही आपके पास वो वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।